गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति और पारिभाषिक शब्द अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों की पढ़ाई की थी। आज हम पारिभाषिक शब्दों में आगे के कुछ पारिभाषिक शब्दों की पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम 26वां पारिभाषिक शब्द नफ़ा के बारे में शुरुआत करेंगे। दोस्तों, वर्ष दौरान की नियमित आवक माने जिसे हम महसूली आवक या महसूली आय कहते हैं, उसमें से नियमित जावक माने कि महसूली जावक या खर्च घटाने पर बड़ी रकम को नफ़ा कहते हैं। माने महसूली आय का महसूली खर्च पर का आधिक्य माने नफ़ा। माने महसूली आय महसूली खर्च से अधिक हो तो अंतर की रकम को नफ़ा कहा जाएगा या लाभ कहा जाएगा। धंधा की रोज बरोज की आय का जावक पर का आधिक्य नफ़ा है, जिसे महसूली नफ़ा कहा जाएगा। क्योंकि महसूली आय में से महसूली खर्च घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा उसे नफ़ा कहते हैं, इसलिए उसे महसूली नफ़ा कहा जाएगा। हिसाबों में इस प्रकार के नफ़ा की गणना लाभ हानि खाते से होती है। इस प्रकार का नफ़ा महसूली नफ़ा कहलाता है, कारण कि यह नफ़ा महसूली आवक और महसूली जावक का अंतर है। यह नियमित प्रकार का नफ़ा है। मानी धंधे की जो रोज बरोज के व्यवहार है, उन व्यवहारों के आधार पर ये नफ़ा ज्ञात किया जाता है। परंतु कई बार अनियमित प्रकार का नफ़ा का सृजन भी होता है, जिसे पूंजी लाभ या पूंजी नफ़ा कहा जाएगा। दोस्तों, नफ़ा ज्ञात करने के लिए या नफ़ा हानि ज्ञात करने के लिए हिसाबी पद्धति में लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। हानि नफ़ा से हानि की गणना विरुद्ध है। वर्ष दौरान की नियमित जावक माने खर्च में से नियमित आवक यानी कि नियमित उपज को घटाने पर अंतर की रकम को नुकसान या हानि कहा जाएगा। माने महसूली नुकसान से जाना जाएगा, क्योंकि महसूली खर्च और महसूली आवक के आधार पर उसकी गणना की जाती है। व्यवहार में नुकसान के लिए हानि शब्द प्रचलित है। दोस्तों, जब नियमित खर्च जो है और नियमित उपज की तुलना में ज़्यादा हो, तब उसे हानि कहा जाएगा। नुकसान के अन्य प्रकार में कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति किए बिना भी नुकसान होता है। माने धंधे की कोई भी प्रवृत्ति न की जाए, फिर भी हानि या नुकसान हो सकता है, और उसका भी हिसाबी बही में लेखा होता है। क्योंकि ऐसा जो नुकसान है दोस्तों, वो जिस चीज़ का नुकसान है वो चीज़ प्राप्त करने के लिए हमने खर्च किया होगा, इसलिए कोई भी व्यवहार न होने के कारण भी ऐसा नुकसान हो तो उसका हिसाबी लेखा करना आवश्यक हो जाएगा।
जैसे कि आग लगने से माल जल गया जिसकी कीमत 5,000 है, तो 5,000 का माल आग से जल गया तो यह हमारा 5,000 का नुकसान है, ऐसा कहा जाएगा। माल की चोरी हो जाए, रास्ते में दुर्घटना से माल नष्ट हो जाए, बारिश में माल भीग जाए आदि नुकसान के उदाहरण हैं। किसी संपत्ति की दुर्घटना हो तो वो भी नुकसान होता है, लेकिन संपत्ति का जो नुकसान है वो नुकसान पूंजीगत नुकसान या पूंजीगत हानि कहा जाएगा। लाभ, दोस्तों लाभ और नफ़ा दोनों समानार्थी माने पर्याय शब्द है, प्रचलित है, जिसका अर्थ हमने आगे देखा है। खरीद, धंधा में बहुत सी वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है। यह सभी खरीद धंधा की खरीद के रूप में नहीं पहचानी जाती। माने धंधा ने कोई भी चीज़ यानी कि वस्तु या सेवा की खरीदारी की तो उसे सभी वस्तु या सेवा को खरीदी के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। उसे धंधे में खर्च कहा जाएगा। दोस्तों, धंधे में व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो उस वस्तु को माल कहा जाता है, और ऐसी व्यापार की वस्तु खरीदी जाए तो उसे खरीदी कहते हैं। माने व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है उस चीज़ माने वो वस्तु खरीदे तो उसे खरीदी के रूप में लेखा किया जाएगा। जैसे कि अनाज का व्यापारी है और वो स्टेशनरी खरीदे तो खरीदारी नहीं बल्कि स्टेशनरी खर्च कहा जाएगा। लेकिन अनाज का व्यापारी अगर अनाज खरीदे तो उसे खरीद या क्रय गिना जाएगा, और ऐसी खरीदी रोकड़ अथवा उधार स्वरूप में हो सकती है। दोस्तों, यहाँ हमें माल किसे कहा जाएगा ऐसा अर्थ भी पूछा जा सकता है, जो हमारी किताब में उसका अर्थ नहीं दिया गया है। तो हमें लिखना है कि व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है उसे माल के तौर पर गिना जाएगा। बिक्री, खरीद से ये उल्टी चीज़ है। व्यापारी को धंधा में से विविध प्रकार की आवक प्राप्त होती है या मिलती है। यह सभी आवक बिक्री के रूप में ध्यान में नहीं ली जाती। माने व्यापारी को धंधे में से जो आय प्राप्त हो उस सभी आय को बिक्री नहीं गिना जाता, लेकिन व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो उस माल का विक्रय करे तो ऐसा भी पद्धति में उसे बिक्री कहा जाए। माने व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है वो चीज़ व्यापारी विक्रय करे तो उसे बिक्री कहा जाएगा। जैसे कि अनाज का व्यापारी अनाज बेचकर जो आवक खड़ी करे माने जो आय प्राप्त करे उसे बिक्री कहा जाएगा। उसी तरह साइकिल का व्यापारी हो तो साइकिल या उसका सामान बेचकर जो आय प्राप्त करेगा
उसे भी उसके लिए बिक्री कहा जाएगा। 31वां माल स्टॉक। व्यापारी द्वारा व्यापार करने के हेतु सर जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल स्टॉक कहलाएगा। माने व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है वो चीज़ वो खरीदेगा और खरीदने के बाद उसे बेचेगा। तो खरीदे हुए माल में से जिस माल की बिक्री नहीं हुई है ऐसे माल को स्टॉक कहा जाएगा। जैसे कि व्यापारी ने 70,000 का माल खरीदा, उसमें से उसने 45,000 का माल 75 में बेचा। दोस्तों यहाँ कितने में बेचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 70,000 के माल में से उसने 45,000 का माल बेच दिया तो उसके पास 25,000 का माल शेष बचेगा जिसे स्टॉक कहा जाएगा। दोस्तों वर्ष के अंत में ऐसा जो माल बचे, खरीदे माल में से जो माल बचे उसे अंतिम स्टॉक के रूप में गिना जाएगा। माने वर्ष के अंत में नहीं बिका हुआ जो माल है, खरीदे हुए माल में से नहीं बिका हुआ जो माल है उसे अंतिम स्टॉक कहा जाएगा, जो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्टॉक गिना जाएगा। माने वर्ष का अंतिम स्टॉक दूसरे वर्ष की शुरू में प्रारंभिक स्टॉक गिना जाएगा। स्टॉक चालू संपत्ति में गिना जाता है। संक्षेप में कहें तो स्टॉक अर्थात खरीदे माल में से बचा हुआ माल। 32वां देनदार। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को उधार अर्थात कि साख पर माल का विक्रय किया जाए तब ग्राहक को देनदार कहा जाता है। माने व्यापारी अपना माल ग्राहकों को विक्रय कर रहा है, उन ग्राहक को देनदार के रूप में पहचाना जाता है। ग्राहक को जितने रुपए में माल का उधार विक्रय किया गया हो उतनी रकम का वह धंधे का देनदार है। जितने रुपए का माल विक्रय किया गया है उतनी रकम से ग्राहक धंधे का देनदार है। और एक से अधिक ग्राहकों को उधार में माल बेचा गया हो तो संयुक्त रूप से उनको देनदारों के नाम से पहचाना जाएगा। देनदारों को चालू संपत्ति में गिना जाता है। लेनी हुंडी। लेनी हुंडी एक लिखित दस्तावेज है। दोस्तों यहाँ हम लेनी हुंडी का सामान्य अर्थ समझने वाले हैं। लेनी हुंडी के बारे में विस्तृत रूप से आगे के प्रकरण में हम पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों हुंडी लिखित दस्तावेज है और उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक लिखने वाला और उस लिखित दस्तावेज का स्वीकार करने वाला दूसरा पक्षकार होता है। माने हुंडी लिखने वाला और हुंडी स्वीकार करने वाला ऐसे दो पक्षकार होते हैं, जिसमें हुंडी लिखने वाला भविष्य की निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम पाने का अधिकार धारण करता है। माने जिसने हुंडी लिखी है वो निर्धारित तारीख को निश्चित रकम पाने का उसको अधिकार होगा, जो उसका लेना कह बनता है। हुंडी लेखक के लिए लेनी हुंडी है और हुंडी लेखक द्वारा जो हुंडी लिखी जाएगी वो लिखित दस्तावेज
स्वीकारकर्ता निर्धारित समय पर निर्धारित रकम हुंडी लेखक को चुकाएगा, ऐसी वो जिम्मेदारी का स्वीकार करता है। दोस्तों, ऐसी जो हुंडी होगी, वो हुंडी की रकम हुंडी लिखने वाले को स्वीकार करने वाला निश्चित रकम निश्चित तारीख को चुकाएगा। आज हमने जो पारिभाषिक शब्दों की पढ़ाई की दोस्तों, उसका वीडियो आपको ध्यान से 2 बार देखना है और समझना है।